नमस्ते साथी विद्रोही पूंजीपतियों, आशा है कि आप ठीक हैं। आज का दिन बड़ा है, यह चुनाव का दिन है और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि क्यों मुझे लगता है कि आपको एक मुद्दे पर वोट देना चाहिए और क्यों मुझे लगता है कि यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, हर एक चुनाव में वे कहते हैं कि यह चुनाव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। शायद शायद नहीं, लेकिन मैं 100% आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे यह इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण हो या नहीं, हमें देखना होगा, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है। मैं अभी जिन कारणों के बारे में बात करने जा रहा हूं, चलिए इसमें शामिल होते हैं। और जिस एक मुद्दे का मैं उल्लेख कर रहा हूं, वह है स्वतंत्र भाषण। तो मैंने अपने अच्छे दोस्त माइक मलोनी के साथ यह बातचीत की। हम लास वेगास में थे। वास्तव में ये शायद उससे पहले की बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं हाल ही में माइक को बहुत देख रहा हूं, जो शानदार है। लेकिन हम शिक्षा प्रणाली के बारे में बात कर रहे थे और आप इस वॉक एजेंडा के साथ हो रहे मुद्दों को कैसे ठीक कर सकते हैं, और जो कुछ भी आप पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। मैं तो पहले से ही जानने वालों को समझा रहा हूं और निष्कर्ष यह था कि स्वतंत्र भाषण इसे ठीक करता है। आप जानते हैं, ये बिटकॉइन समुदाय में उस बिटकॉइन कहावत की तरह है जहां मैक्सिस हमेशा कहते हैं, खैर बिटकॉइन इसे ठीक करता है। जो भी हो, बिटकॉइन इसे ठीक करता है। और एक हद तक मैं भी उसी तरह हूं। स्वतंत्र भाषण के साथ, खासकर इंटरनेट के साथ, क्योंकि चाहे शिक्षा प्रणाली कितनी भी खराब हो और चाहे शिक्षक कितने भी पागल हों, अगर हमारे पास स्वतंत्र भाषण और खुली चर्चा है, अगर हम असहमत विचारों की अनुमति देते हैं और उन लोगों को वास्तव में सुना जाता है, तो थोड़े समय में, हाँ, हम निश्चित रूप से पागलपन की ओर जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय में लोग फिर से सामान्यता की ओर लौटते हैं। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं, जोश अभी लाइव स्ट्रीम पर है। जोश 20-21 कुछ ऐसा ही है। जोश, तुम कितने साल के हो? 22, 22, ठीक है। तो तुमने आज जो कुछ भी सीखा, उसमें से कितना सीखा? मुझे नहीं लगता कि मैंने हाई स्कूल में कुछ सीखा, ठीक है। तो यह मेरा मुद्दा है। जोश ने जो कुछ भी सीखा, वह ज्यादातर इंटरनेट पर और नेटवर्किंग के माध्यम से सीखा। सफल लोगों के साथ, और उस भीड़ में ज्यादा जागरूक लोग नहीं थे, इसलिए शिक्षक उसे ब्रेन वॉश नहीं कर सके। यह मेरा मुद्दा है, क्योंकि उसके पास इंटरनेट था और हमारे पास स्वतंत्र भाषण था। हमारे पास सेंसरशिप थी, लेकिन सौभाग्य से हमें उस स्तर की सेंसरशिप नहीं थी जिससे जोश सच नहीं सुन सके। और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है, अभी उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में वे ऐसे कानूनों का प्रस्ताव कर रहे हैं जो उनके केंद्रीय बैंक की आलोचना करना अवैध बना देंगे। इस पर विचार करें। इस टोपी को देखो, मेरे पास है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता तो वह टोपी बुनियादी रूप से अवैध हो सकती थी। मुझे उस टोपी के लिए जेल में डाल दिया जा सकता है, बस अपने वीडियो में होने के लिए। इसे पहनने या इसे रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में लोगों को देने की बात तो छोड़ ही दो, जो मैं करता हूं, या इसे बेचने की। मुझे याद नहीं है कि आप इसे देते हैं या बेचते हैं, लेकिन आप मेरा मुद्दा समझते हैं। सब कुछ स्वतंत्र भाषण के चारों ओर घूमता है। अब क्या मुझे ट्रंप पसंद हैं? वास्तव में नहीं। मुझे लगभग सभी राजनेता पसंद नहीं हैं। मैं उन्हें कितना पसंद नहीं करता, मुझे लगता है कि उसकी आर्थिक नीतियां पूरी तरह से पागल हैं, लेकिन कमला की नीतियां भी उतनी ही पागल हैं, अगर अधिक नहीं। और इसलिए मैं ये बताने के लिए सूची में जा सकता हूं कि मुझे ट्रंप क्यों पसंद नहीं है या क्यों पसंद हैं, और मैं ये बताने के लिए सूची में जा सकता हूं कि मुझे कमला हैरिस क्यों पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसके बारे में मुझे वास्तव में क्या पसंद है, लेकिन मुख्य बात यह है कि जब आप उन मुद्दों या नीतियों की तुलना सेंसरशिप और स्वतंत्र भाषण की नीति से करते हैं, तो इनमें से कोई भी वास्तव में मायने नहीं रखता। आप जानते हैं, ट्रंप इस मुद्दे पर सबसे अच्छे हैं। तो मैं इस वीडियो में जो करना चाहता हूं, वह यह है कि मैं समय में पीछे जाना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं, मैं वास्तव में इतिहास का शौकीन नहीं हूं। मैं इतिहास में इतना अच्छा नहीं हूं। जैसा कि आप में से अधिकांश जानते हैं, मैं लगभग हाई स्कूल से फेल हो गया था। मैं लगभग प्री जॉश था। लेकिन दुर्भाग्यवश तब हमारे पास इंटरनेट नहीं था। लेकिन मुझे सभी जागरूक शिक्षकों से भी नहीं निपटना पड़ा। इसलिए मैं इतिहास में वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए कुछ शोध किया जो दुर्लभ है, और मैं हैरान था कि स्वतंत्र भाषण
अमेरिका के इतिहास में इतना गहराई से निहित है, यहां तक कि संविधान से पहले भी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके खिलाफ या सेंसरशिप के पक्ष में होने पर आपके लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत सारे सबूत हैं कि आप वास्तव में एंटी अमेरिकन हैं। ये केवल गलत सूचना को सेंसर करना चाहना एंटी अमेरिकन नहीं है। उदाहरण के लिए, ये वास्तव में एंटी अमेरिकन है। ये लगभग हर चीज के खिलाफ है जिस पर हमारा देश बना था। ये मुख्य कारणों में से एक है कि लोग यहाँ आने के लिए क्यों आए, और यह 1780 के दशक और 1790 के दशक से बहुत पहले था। आप जानते हैं, इसे अमेरिकी क्रांति कहें। तो चलिए, मैंने यह लेख पाया है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को दिलचस्प लगेगा। आइए इसे समझते हैं। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस देश की नींव किस पर रखी गई थी जब आप यह तय कर रहे हों कि किसे वोट देना है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसका अधिकांश हिस्सा केवल शोर है। ट्रंप वहां जाते हैं और बस जो चाहें कहते हैं। कौन जानता है, आप जानते हैं, कमला हैरिस बस मूल रूप से एक मखौल है, लेकिन उनके पास यह नीति है। आप जानते हैं, चाहे वह टैरिफ हो या मूल्य नियंत्रण, और यह और मैं गर्भपात के लिए हूं, ब्ला 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 ब्ला, जो भी सही। मेरे लिए यह लगभग सब शोर है। आपकी स्वतंत्र भाषण और सेंसरशिप पर आपकी स्थिति, आइए इसे पार करें कि मैं किसका संदर्भ दे रहा हूं। वास्तव में सबसे पहले मुझे लगता है कि ल्यूक रुडोव्स्की का यह ट्वीट इसे बहुत अच्छे से संक्षेपित करता है। मैंने हवाई अड्डों पर कई लोगों को यह टी शर्ट पहनते देखा है, ऑरवेल की कल्पना को फिर से जीवित करें। और जिस आधार पर मैं यहां बात कर रहा हूं वह यह धक्का है जो आप लोगों ने देखा है। फिर से मुझे पता है कि मैं उन लोगों को समझा रहा हूं जो जानते हैं कि हमें गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी और गलत जानकारी को सेंसर करने की आवश्यकता है, और ब्ला 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 ब्ला। 2020 के बाद जो लोग गलत जानकारी फैलाने के सबसे अधिक दोषी रहे हैं, वे वही संस्थाएं हैं जो दूसरों पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाती हैं। यहाँ एक बड़ा उदाहरण है मुख्य धारा का मीडिया, ब्लूमबर्ग। मैंने यह कल रात ट्वीट किया। दुष्प्रचार 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अभूतपूर्व स्तर पर फैल रहा है। सच में। खैर, सबसे पहले आप यह कैसे जानते हैं, जैसे आप इसे कैसे मापते हैं। और दूसरी बात, अगर दुष्प्रचार 2024 के अमेरिका में फैल रहा है, राष्ट्रपति चुनाव यह सीधे मुख्य धारा के मीडिया से आ रहा है। यह उन लोगों से आ रहा है, ब्लूमबर्ग, जो बाहर के आम लोगों, रूस, पुतिन पर इस गलत जानकारी और दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, इसे कर रहे हैं। ये वापस जाता है उस बात पर जो बार्न्स हमेशा कहते हैं, एक अच्छे दोस्त रॉजर बार्न्स, जिसे किसी ने मुझे बताया कि वह एक मनोवैज्ञानिक ह्यूने से लिया था। अगर मैं यह सही कह रहा हूं तो आप लोग जानते हैं कि मैं किसका उल्लेख कर रहा हूं, लेकिन यह प्रक्षिप्ति के माध्यम से स्वीकारोक्ति है। उत्पादन प्रक्षिप्ति के माध्यम से स्वीकारोक्ति। जब भी आप किसी को देखते हैं जो यह कह रहा है कि हमें हिलेरी क्लिंटन के बारे में दुष्प्रचार को सेंसर करना चाहिए, हमें इसे सेंसर करना चाहिए, वे ही झूठ बोलने के सबसे दोषी हैं। और आज के लोग, अगर आप इतिहास का अध्ययन नहीं करते हैं तो आप वहां बैठ सकते हैं और वास्तव में इसे सही ठहरा सकते हैं। खैर, शायद, मुझे नहीं पता, शायद हमें गलत जानकारी को सेंसर करना चाहिए। शायद हमें वहां विचार पुलिस की जरूरत है। शायद ये फायदेमंद है। मेरा मतलब है, हे भगवान, अगर लोग सर्वासियस बीमारी की दवा के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं। खैर, ये बुरी चीजों की ओर ले जा सकता है। यह औचित्य है। अंततः तर्क हमेशा 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 यही होता है। अगर हम लोगों को सेंसर नहीं करते हैं तो यह जनसंख्या के लिए खतरनाक होगा, और हम यहां अमेरिका के इतिहास की शुरुआत में वापस जाने वाले हैं। लेकिन यह हमेशा हमेशा वही तर्क होता है, और हर बार जो हम देखते हैं, वे लोग, वे संस्थाएं जो सेंसरशिप के पक्ष में तर्क कर रही हैं, जो स्वतंत्र भाषण के खिलाफ तर्क कर रही हैं, हमेशा बुरे लोग होते हैं। हमेशा, 100% समय वे
हमेशा इतिहास के गलत पक्ष पर होते हैं। जो लोग स्वतंत्रता, आजादी और भाषण की स्वतंत्रता के लिए खड़े होते हैं और लड़ते हैं, वे हमेशा अच्छे लोग होते हैं। वे लोग होते हैं जो इतिहास के सही पक्ष पर रहे हैं। तो आज क्यों अलग होगा? चलो इस लेख में चलते हैं और आप हैरान रह जाएंगे। मुझे पता है कि मैं था। अमेरिकी इतिहास में जो हमने अनुभव किया है और जो हम आज 2024 में अनुभव कर रहे हैं, उसके समानांतर से। यह मैं यहाँ एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। यह learnliberty.org है। तो अगर आप मैं मान रहा हूं कि अगर आप अमेरिका में स्वतंत्र भाषण के इतिहास में इसे गूगल करते हैं तो यह लेख सामने आएगा। मैं पूरी चीज पढ़ने की सिफारिश करता हूं, यह शानदार है। लेकिन मैंने कुछ प्रमुख चर्चा बिंदुओं को उजागर किया। तो सबसे पहले वे इस बारे में बात करते हैं कि स्वतंत्र भाषण ऐसा कुछ है जो अमेरिका के लिए बहुत अनोखा है, कम से कम जिस तरह से हम इसे फ्रेम करते हैं या हमारी विश्व दृष्टि। चलो इसे यहाँ देखते हैं। अमेरिकियों के पास असहमति वाले विचार प्रस्तुत करने का संवैधानिक अधिकार है। असहमति वाले विचार तो एनन मानते हैं कि मास्क बकवास हैं, तो यह एक असहमति वाला विचार है। और याद रखें कि उस समय का तर्क था कि वे निजी कंपनियां हैं। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। वे निजी कंपनियां हैं और मैं इस पर सहमत हूं कि निजी कंपनियों को ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। यह वास्तव में है जहां मैं बार्न्स से थोड़ा असहमत हूं, क्योंकि उनका विचार है कि यह टाउन स्क्वायर है या कुछ ऐसा। मुझे याद नहीं है कि वह इसे कैसे संदर्भित करते हैं। हमने वास्तव में इस पर बातचीत की है, लेकिन मैं लगभग एक निरपेक्षतावादी में हूं। लेकिन अगर यह आपका व्यवसाय है ना? देखिए, अगर आप समलैंगिकों की सेवा नहीं करना चाहते तो पागल हो जाइए। अगर समलैंगिकों की सेवा चाहते हैं, अगर काले लोगों की सेवा चाहते हैं, अगर आप भाषण पर प्रतिबंध चाहते हैं, अगर यह आपका व्यवसाय है, पागल हो जाइए। लेकिन जो हमने पाया है कि एलोन मस्क द्वारा ट्विटर खरीदने से यह नहीं हो रहा है ना? जो हो रहा है वह यह है कि सरकार आ रही है और प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा रही है। बातचीत को दबाव डालकर या इस रिश्ते के माध्यम से, चोर पूंजीवाद, आप इसे जो भी कहना चाहें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ। तो यह सरकार से आ रहा है और निश्चित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनमें से अधिकांश निश्चित रूप से इसके साथ जाने के लिए खुश हैं, क्योंकि वे सभी इस कथा में विश्वास करते हैं कि यह उनका कर्तव्य है सेंसर करना, क्योंकि ये विचार खतरनाक हैं, है ना? जैसे कि यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार है जब हमने इस बहस की है। आइए चलते रहें, आप देखेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो कुछ ऐसा है जिसके लिए व्यक्तियों को कई अन्य देशों में जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल में डाला जा सकता है। अमेरिका में स्वतंत्र भाषण का महत्व इतिहास में गहराई से निहित है। वास्तव में भाषण और धर्म की स्वतंत्रता ने संस्थापक पिता के विश्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि विचारों और रायों का स्वतंत्र आदान प्रदान, विचारों का स्वतंत्र बाजार, यही सबसे अच्छा तरीका है जिसे मैं वर्णित कर सकता हूं। मुझे यह याद रखना होगा। मुझे लगता है इसे विचारों का एक स्वतंत्र बाजार वर्णन का उत्तम तरीका। और देखिए, विचारों के एक स्वतंत्र बाजार में यह एक स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की तरह ही होगा। यहां पर मेरी फ्रेंच के लिए माफ करें, खराब व्यवसाय होंगे, है ना? और ठीक उसी तरह जैसे विचारों के एक स्वतंत्र बाजार में खराब विचार भी होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें केंद्रीकृत नियंत्रण की आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ बकवास व्यवसाय हैं जो बंद हो जाएंगे और लोग पैसे खो देंगे, वे नौकरियां खो देंगे, वे ये सभी चीजें करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि एक बेहतर प्रणाली कुल मिलाकर केंद्रीय नियंत्रण है, जैसे कि कम्युनिस्ट रूस में, जहां कोई व्यवसाय बंद नहीं होता। विचारों के मुक्त बाजार के साथ भी यही बात है। वे कहते हैं कि यह कार्यशील समाज और हमारे राजनीतिक प्रणाली के लिए आवश्यक था। इसलिए हम स्वतंत्र भाषण और अमेरिकी क्रांति की ओर वापस जाते हैं। पहला संशोधन, यहीं से अधिकांश लोग शुरू करते हैं। कम से कम यहीं से मैंने सोचा कि स्वतंत्र भाषण की शुरुआत होती है, कम से कम अमेरिका में विचार। क्योंकि मैं इतिहास में अच्छा नहीं हूं, मैंने इसे ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने निश्चित रूप से हाई स्कूल के दौरान ध्यान नहीं दिया।
तो अमेरिका के संविधान का पहला संशोधन, जिसे 1751 में अनुमोदित किया गया, स्वतंत्र भाषण के अधिकार, धर्म, प्रेस, सभा और याचिका की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता की उत्पत्ति अमेरिकी इतिहास में युग तक वापस देखी जा सकती है, और यह वह है जो मैंने यहाँ नहीं समझा। आइए इस अनुभाग के तहत पहले प्रमुख चर्चा बिंदु से शुरू करते हैं। हालांकि उपनिवेशों के प्रारंभिक दिनों में फिर से अमेरिकी क्रांति से पहले स्वतंत्र भाषण और धार्मिक स्वतंत्रता हमेशा सुनिश्चित नहीं थे। कई उपनिवेश एक विशेष धार्मिक संप्रदाय के विचार से स्थापित किए गए थे और असहमतियों को अक्सर कठोर दंड का सामना करना पड़ता था। तो आप लोगों ने मुझे कई कई बार ये कहते सुना है कि मुझे लगता है कि अमेरिका में राजनीति स्पष्ट रूप से धर्म बन गई है। मेरा मतलब है, आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात के कई सबूत हैं कि लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया है, चाहे वह ईसाई हो, कैथोलिक हो या जो भी हो, और उन्होंने इस नए भगवान या इस नए धर्म को अपनाया है, जो मूल रूप से 10 आज्ञाओं के नए रूप में है, जहां आपको इन नियमों का पालन करना होता है, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हमें आपको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि आप हमारे उच्च शक्ति का अपमान कर रहे हैं, या जो भी है ना? और चलिए याद रखें कि अगर हम एक टाइम मशीन लेकर इन उपनिवेशीय दिनों में वापस जा सकते हैं, जहां वे मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के बारे में बात कर रहे हैं। यहां एक उदाहरण के रूप में, यह एक प्योरिटन समाज था जहां अधिकारियों ने नियमित रूप से सेंसर किया, प्रकाशनों को और उन लोगों को दंडित किया जो उनके कठोर धार्मिक कानूनों के खिलाफ बोले। एक दिन आगे बढ़ते हैं, यह प्रकाशनों को सेंसर करता है और उन लोगों को दंडित करता है जो उनके जागरूक दृष्टिकोण के खिलाफ बोलते हैं। मान लीजिए, ये पूरी तरह से एक दूसरे के स्थान पर रखे जा सकते हैं। या जलवायु परिवर्तन के चारों ओर उनके कानून। जब आप ट्रांसजेंडरिज्म को देखते हैं, जब आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन की कथा या हाइस्टीरिया, है ना? आप बस कह सकते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के शुरुआती दिनों में इस प्यूरिटन कॉलोनी के समान ही है। तो इसे कहा जाता था, मुझे लगता है मैंने ये कहा, मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी, जहां वे वही चीजें कर रहे थे जो आज जागरूक भीड़ कर रही है। और न केवल जागरूक भीड़, बल्कि बाईं ओर के लोग, अगर आप इसे मुख्य धारा मीडिया कहना चाहते हैं। उपयोगी मूर्ख राजनीतिज्ञ केंद्रीय योजनाकार तानाशाह, यह उनका विश्व दृष्टि है। वे प्रभावी रूप से आज के प्यूरिटन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी का संस्करण हैं, और वे यह क्यों कर रहे थे? जैसे अगर हम उस समय की मशीन में वापस जा सकते, जैसे मैंने कहा, और हम प्यूरिटनों से पूछते, आप लोगों को क्यों सेंसर कर रहे हैं, आप उन लोगों को क्यों दंडित कर रहे हैं जिनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग है, वे क्या कहेंगे? वे वही कहेंगे जो कमला हैरिस कहती हैं। और हिलरी क्लिंटन या मुख्यधारा मीडिया केंद्रीय योजनाकार तानाशाह वही चीज जो वे आज कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन लोगों को बोलने की अनुमति देते हैं तो ये समाज के लिए खतरनाक है। उस समाज को असहमति वाले दृष्टिकोण को सुनने की अनुमति नहीं दे सकते। नहीं क्वाई नहीं, जिस नहीं क्वाई नहीं, ये धर्म के खिलाफ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ समानताएं चौंकाने वाली हैं। इस आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे रॉजर विलियम्स, एक प्यूरिटन मंत्री जिन्हें निष्कासित किया गया मासाचुसेट्स बे कॉलोनी से उनके असहमति वाले दृष्टिकोण के लिए। ये याद दिलाता है, पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वह है ब्रेट वाइनस्टाइन, वही या उन डॉक्टरों में से कोई भी जिनके असहमति वाले दृष्टिकोण थे सर्वेक्षण प्रणाली के दौरान। जबकि स्वतंत्रता की बात स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता की घोषणा में सूचीबद्ध प्रसिद्ध 27 शिकायतों में नहीं की गई है। स्वतंत्रता की बात से संबंधित अवधारणाएं और प्रतिबंध उन शिकायतों की भाषा और संदर्भ का अध्ययन करके निकाले जा सकते हैं। इसे देखें, यहां यह अजीब तरह से समान हो जाता है। सार्वजनिक असहमति में बाधा, शिकायतें ब्रिटिश सरकार पर सार्वजनिक असहमति और उसकी नीतियों की आलोचना में बाधा डालने का आरोप लगाती हैं। क्या यह वास्तव में दिल को छूने वाला है ना? यह उपनिवेशियों की अपनी राय और चिंताओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता में कटौती का सुझाव देता है। वाह, अगले को देखिए।
सेंसरशिप और दमन। शिकायतें यह संकेत देती हैं कि ब्रिटिश क्राउन ने सेंसरशिप का उपयोग करके और प्रकाशनों को दबाकर उपनिवेशियों की आत्म व्यक्त करने की क्षमता में बाधा डाली। ओ, आपका मतलब है जैसे सरकार ट्विटर को कॉल करके कहती है, हे, आपको इन लोगों को छाया प्रतिबंधित करना होगा, या हे, आपको इन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। बिल्कुल वही जो ब्रिटिश सरकार कर रही थी। और ओह, वैसे मुझे आपको याद दिलाने दें, इतिहास के सही पक्ष पर कौन था, बुरा आदमी कौन था, अच्छा आदमी कौन था, पहले संशोधन को क्या अद्वितीय बनाता है। अधिकांश देशों के विपरीत जो स्वतंत्र भाषण के प्रति अधिक सीमित दृष्टिकोण अपनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, पहला संशोधन एक व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण अपनाता है जो व्यक्तियों के अधिकारों की स्वतंत्रता से व्यक्त करने की सुरक्षा प्रदान करता है। पहले संशोधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता पूर्व रोकथाम का सिद्धांत है। कई देशों में सरकार के पास प्रेस भाषण को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले सेंसर या समर्थन करने की शक्ति होती है, जैसे ट्विटर पर, है ना। हालांकि पहला संशोधन सरकार की पूर्व रोकथाम में संलग्न होने की क्षमता पर मजबूत सीमाएं लगाता है। इस पूरे लेख को पढ़ने के बाद या इन कुछ पैरा को पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल चौंक गया हूं। ट्विटर फाइलें, या जब एलोन ने ट्विटर खरीदा था, उस खोज प्रक्रिया के बारे में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह एक बड़ा मुद्दा नहीं है, केवल बाईं ओर ही नहीं बल्कि दाईं ओर भी। जैसे हम इस बारे में अभी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जीवन काल में सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़े मुद्दों में से एक कैसे नहीं है। यह एक उदाहरण है, यह एक धूम्रपान बंदूक है। ये ठोस सबूत है कि सरकार या उनकी एजेंसियां कानून तोड़ रही थीं। वे जानकर पहले संशोधन का उल्लंघन कर रहे थे। मेरा मतलब है, ये लोग कीमत क्यों नहीं चुका रहे हैं। जिन लोगों ने ईमेल किया, आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि यह सीआईए था, एफबीआई या जो भी था, ये लोग धरती पर जेल में क्यों नहीं हैं, या कम से कम किसी न किसी प्रकार की सजा क्यों नहीं मिल रही। या यह बस, आप देख रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये बड़ा मुद्दा कैसे नहीं है। मेरा मतलब है, ये मेरे दृष्टिकोण में, और मैं वाटरगेट के समय में नहीं था, लेकिन यह वाटरगेट से 100 गुना बड़ा लगता है। फिर से मुझे यह अंतिम वाक्य पढ़ने दें। हालांकि पहला संशोधन सरकार की पूर्व रोकथाम में संलग्न होने की क्षमता पर मजबूत सीमाएं लगाता है, यही वे ट्विटर के साथ कर रहे हैं। हमारे पास इसका प्रमाण है। तो यहाँ की मुख्य बात यह है कि यह हमारे संविधान में जिस तरह से लिखा गया है, वे नियंत्रण के बजाय स्वतंत्रता के पक्ष में गलती करते हैं। यदि आप इस पूरे वीडियो से चुनाव के संदर्भ में एक चीज ले सकते हैं, बस अपने आप से पूछें, कौन सी पार्टी स्वतंत्रता के पक्ष में गलती कर रही है और कौन सी नियंत्रण के पक्ष में। सेंसरशिप, भाषण की स्वतंत्रता, गलत सूचना, भ्रामक सूचना, जिसे आप चाहें उसे कहें। तो अब वे एक और ऐसी चीज में प्रवेश करते हैं जिसके बारे में मैंने वास्तव में ज्यादा नहीं सोचा था। स्वतंत्र भाषण ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रगति को कैसे बढ़ावा दिया है। तो जब मैं स्वतंत्र भाषण के बारे में सोचता हूं, तो मैं हमेशा इसे इस तरह से सोचता हूं, एक अमेरिकी के रूप में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में। लेकिन मैंने स्वीकार करते हुए वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा। ठीक है, अगर स्वतंत्र भाषण नहीं होता तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या नहीं हो सकता था। नागरिक अधिकार आंदोलन में स्वतंत्र भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर उपयोग किया, या माफ कीजिए, अमेरिकी कार्यकर्ता जैसे कि एमएलके जूनियर। उन्होंने नस्लीय समानता के लिए वकालत करने और भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों को चुनौती देने के लिए अपने स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उपयोग किया। 1923 वॉशिंगटन नौकरियों स्वतंत्रता मार्च नागरिक अधिकार आंदोलन महत्वपूर्ण क्षण था। यह नागरिक अधिकार संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें दक्षिणी ईसाई सम्मेलन और रंगीन लोगों के उन्नयन का राष्ट्रीय संघ शामिल था। 200,000 प्रतिभागियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कार्यक्रम में एमएल के जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया। यह मार्च शक्तिशाली उदाहरण कि पहले संशोधन ने शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति की अनुमति दी। और यहां मुख्य बात, असहमत विचार। असहमत विचार। मुझे पता है कि हमारे लिए उस समय की बहस की मानसिकता
में जाना कठिन है, क्योंकि आज यह बहुत अलग है। इस पर विचार करें, इस विचार प्रयोग से जाएं। अगर आपके पास एक टाइम मशीन होती और 1960 के प्रारंभ में वापस जाए, एमएलके जूनियर के लिए सेंसरशिप का तर्क यह एलेक्स जोन्स के लिए सेंसरशिप के तर्क के लिए समान ही होता। और मुझे पता है कि लोग परेशान होने वाले हैं। मैं एलेक्स जोन्स की तुलना एमएलके से नहीं कर रहा हूं। मैं बस यह कह रहा हूं कि इन दोनों लोगों के लिए सेंसरशिप का तर्क बहुत बहुत समान होता कि हमें सेंसर करना चाहिए XYZ व्यक्ति, क्योंकि उसके विचार खतरनाक हैं। हमें एमएलके जूनियर को सेंसर करना चाहिए क्योंकि उसके विचार खतरनाक हैं। फिर से मैं जोन्स के विचारों की तुलना एमएलके के विचारों से नहीं कर रहा हूं। आप लोग यह बहस अपने आप कर सकते हैं, लेकिन फिर से सेंसरशिप का तर्क बिल्कुल समान होगा। यह हमेशा केंद्रीय योजनाकारों तानाशाहों की ओर लौटता है जो उस शक्ति और नियंत्रण को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और बहाने का उपयोग करते हुए, इसे इस बहाने से करते हुए, हम यह आपके संरक्षण के लिए कर रहे हैं, यह आपके अपने भले के लिए है। मुझ पर विश्वास करो, आप एक वयस्क हैं, लेकिन हम आपको एक शिशु की तरह व्यवहार करने जा रहे हैं, क्योंकि गुप्त रूप से यही हम मानते हैं कि आप हैं। हम यह भी नहीं मानते कि आप एक शिशु हैं। हम मानते हैं कि आप अधमानव हैं। हम मानते हैं कि आप उन लोगों की एक श्रेणी का हिस्सा हैं जो केंद्रीय योजनाकारों और वैश्विक अभिजात वर्ग से नीच हैं। यह वास्तव में, जब आप इन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो यह वास्तव में वापस जाता है। आप जानते हैं, मैं इसे माल्थुसियन पंथ कहता हूं, जो बिल्कुल सही है, लेकिन यह यूजेनिसिस्ट पंथ भी है, क्योंकि यूजेनिक्स में विश्वास करने वाले व्यक्ति का मूल दृष्टिकोण क्या है? ये बस इतना है कि कुछ लोग दूसरों से बस नीच हैं, शाब्दिक रूप से नीच। आप जानते हैं, उनके चरित्र के आधार पर नहीं। नहीं, बस उनके त्वचा के रंग या सिर के आकार या इस तरह की किसी चीज पर। और इसलिए लोगों जीनों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। आप जानते हैं, हम इसे मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर लगाते हैं जिसने 1930 के दशक में जर्मनी चलाया। आप लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। उसे अपने अधिकांश विचार कहां से मिले? उसे ये विचार अमेरिका के वैज्ञानिकों से मिले। और वास्तव में एक राष्ट्रपति जिसके बारे में हम यहाँ थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, चलिए कहते हैं, यूजेनिक्स पर अपने विचारों के लिए कुख्यात था। लेकिन अगर आप सोचें कि उस दृष्टिकोण में क्या शामिल है, तो यह केंद्रीय योजना का एक दृष्टिकोण है, क्योंकि केंद्रीय योजना उनका मुख्य सिद्धांत है। खैर, हमें बुद्धिमान लोगों को सब कुछ नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हम इस अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ सकते। हम इसे मूर्ख लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि वे इतने बेवकूफ हैं। वे सब कुछ बर्बाद कर देंगे या सब कुछ खराब कर देंगे। और वास्तव में, जैसे थानोस ने कहा, फिल्म में, एवेंजर्स फिल्म में बहुत सारे मुंह हैं और संसाधनों की कमी है। आप देखिए, फिर से यही कारण है कि माल्थुसियन दृष्टिकोण और यूजेनिकिस्ट दृष्टिकोण लगभग यह जैसे मूंगफली का मक्खन और जेली है ना? एक बहुत ही परेशान करने वाले तरीके से। और हम इस पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं और माल्थुसियनवाद या यूजेनिक्स के इन बुरे विचारों को कैसे पराजित करते हैं? आप लोग पंच लाइन जानते हैं, स्वतंत्र भाषण। स्वतंत्र भाषण, क्योंकि यही वह चीज है जो उन लोगों को अनुमति देती है जिनके पास खतरनाक विचार हैं, जैसे कि एमएल के बाहर आकर ये भाषण देने के लिए, जो अब प्रतीकात्मक हैं, जो सचमुच इतिहास की दिशा बदल देते हैं। यह केवल नागरिक अधिकार नहीं है। युद्ध के खिलाफ यूजी अब वास्तव में घर पर लगता है, क्योंकि हमने जो कुछ देखा है वह थोड़ा कम हो रहा है। आज यह कुछ साल पहले की तुलना में अधिक हंगामेदार है। लेकिन क्या आप याद करते हैं जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था? मेरा मतलब है, वह पूरी तरह से पागलपन था। पागलपन। अगर आप विश्व युद्ध औत्राई के खिलाफ नहीं थे, तो आप मूल रूप से एक अमेरिकी या एक घरेलू आतंकवादी थे, है ना? आपको ऐसे ही व्यवहार किया जा रहा था। अगर आपके ट्विटर फीड पर वह यूक्रेनी ध्वज नहीं था, तो मेरा मतलब है, आप अपनी नौकरी से निकाल दिए जा सकते थे, क्योंकि आप इसके लायक नहीं थे। आपके सिर के ऊपर एक छत हो। मेरा मतलब है, लोग सचमुच ऐसा सोच रहे थे। और यह इतना विडंबनापूर्ण है कि हमने वास्तव में
उस कानून का उपयोग अपने लाभ के लिए वियतनाम युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए किया। और अब वही मानसिकता, युद्ध के पक्षधर की मानसिकता, एक बार फिर से भाषण को दबाने की कोशिश कर रही है। खासकर कुछ साल पहले के आसपास विपरीत दृष्टिकोण, शायद हमें विश्व युद्ध त्वराई में शामिल नहीं होना चाहिए, लेख पर वापस आते हैं सरकार का, और वियतनाम युद्ध है। सरकार के असहमति को दबाने के प्रयासों ने अदालत के मामलों को जन्म दिया, जिसने स्वतंत्र भाषण सुरक्षा के दायरे को और बढ़ाया। युद्ध के विरोधियों ने अपनी स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उपयोग करके अपनी असहमति व्यक्त की। और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वियतनाम युद्ध के संदर्भ में इतिहास के सही पक्ष पर कौन था। और यहां एक और तत्व है जो वास्तव में इतना विडंबनापूर्ण है। उस समय मीडिया, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, स्वतंत्र भाषण के पक्ष में था। आप सोचेंगे कि आज यह बिल्कुल वही होगा। लेकिन इस पागल, उलटे, विकृत दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, मीडिया सेंसरशिप का मुख्य विरोधी है, या मुख्य अपराधी, मुख्य प्रचारक। मुझे लगता है कि सेंसरशिप का सबसे अच्छा शब्द है। विरोधी इसे बढ़ा रहे हैं। आइए लेख पर लौटते हैं। मीडिया ने युद्ध विरोधी भावनाओं को बढ़ाने में भूमिका निभाई। पत्रकार युद्ध की वास्तविकताओं की रिपोर्ट करके स्वतंत्र भाषण का उपयोग करते हैं। क्या आप युद्ध की वास्तविकताओं का मतलब लेते हैं, जैसे रूस अपने ही पाइपलाइन को उड़ाना? क्या यही हम यहाँ बात कर रहे हैं? याद रखें, यह बस ऐसा है जैसे एक स्क्रिप्ट थी, और मुझे नहीं पता कि यह स्क्रिप्ट कौन लिखता है। मुझे नहीं पता कि क्या ये क्लॉज है, मुझे नहीं पता कि ये कुछ है, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या यह विश्व आर्थिक मंच के प्रचारक हैं। लेकिन एक स्क्रिप्ट है, और 2020 से है, जो इन सभी राजनेताओं को भेजी जाती है जो क्लब में हैं, माल्थुसियन यूजेनिसिस्ट क्लब में। और वे कहते हैं आपको इस तर्क को प्रस्तुत करना है, और यहाँ वे विशेष शब्द हैं जो आपको उपयोग करने की आवश्यकता है। याद रखें, हमने इसे सर्वासियस बीमारी के साथ देखना शुरू किया, जहां आप टीवी चालू करते थे और उर्सुला वही बात कह रही थी जो ट्रूडो कह रहा था, और न ही वही अवधारणा। जैसे मैं ब्रेंट जॉन के साथ गुड बडीज में अच्छा हूं। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं हमारे डॉलर पर बहुत समान दृष्टिकोण है। लेकिन ये समान नहीं है। जैसे कुछ चीजें हैं जहां मैं कुछ को ब्रेंट से बहुत अलग तरीके से समझाऊंगा, और कुछ चीजें हैं जो मैं बस देखता हूं। मैं चीजों को एक अलग तरीके से देखता हूं। मेरा मतलब है, यह सिर्फ दो लोगों की राय है ना? निष्कर्ष वही है, लेकिन हम वहां बहुत अलग तरीकों से पहुंचते हैं। तो अगर मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूं कि मुझे क्यों लगता है कि डॉलर बढ़ रहा है, कि उच्च संभावना है कि डॉलर ऊपर जाएगा बनाम नीचे, तो मैं आपको यह ब्रेंट से बहुत अलग तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अगर मैंने आपको इसे एक ऐसे तरीके से समझाया जो न केवल समान था बल्कि समान था शाब्दिक रूप से, शब्द दर शब्द, तो आपको पीछे हटकर उस पर देखना होगा और कहना होगा, यह अजीब है, यह लगभग ऐसा है जैसे यह उनकी राय नहीं है। यह लगभग ऐसा है जैसे वे किसी और की राय को बस दोहरा रहे हैं, और यह एक स्क्रिप्ट की तरह है जो उन्हें दी गई है, और यह सर्बासियस बीमारी के साथ समान था। यह रूस यूक्रेन के साथ समान था। मेरा मतलब है, बस पिछले 4 वर्षों को देखें, और ये तानाशाह और केंद्रीय योजनाकार हर चीज में सही रहे हैं, जैसे वे एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और मुख्य धारा का मीडिया क्या कर रहा है? जो पत्रकार कभी स्वतंत्र भाषण के लिए खड़े होते थे, वे वही थे जो स्वतंत्र भाषण के लिए रूपक रूप से गोली खाने के लिए तैयार थे। वे वही थे जो उस पर्वत पर मरने के लिए तैयार थे। स्वतंत्र भाषण का वही एक मुद्दा। अब दुनिया इतनी अजीब है कि पत्रकार वास्तव में सेंसरशिप के पक्ष में हैं। वे स्वतंत्र भाषण के विरोधी हैं। मेरा मतलब है, यह अविश्वसनीय है। युद्ध विरोधी आंदोलन ने विरोध और वकालत के एक साधन के रूप में स्वतंत्र भाषण का उपयोग किया, जिसका गहरा प्रभाव पड़ा।
सार्वजनिक राय और नीति पर फिर से यह ऐसा है जैसे बिटकॉइनर्स कहते हैं कि स्वतंत्र भाषण इन हमलों को ठीक करता है। अमेरिकी इतिहास में स्वतंत्र भाषण पर हमलों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। हुम प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ आप थोड़ा टिनफॉयल हैट पहन सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। चलिए यहाँ एक छोटी सी सीएसआई जांच करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में कौन राष्ट्रपति था? चलिए इसे देखते हैं। ओ, क्या आप इसे देखेंगे? वुडरो विल्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो, जैसा कि आप देखेंगे, लोगों को सेंसर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे। अब चलिए इसे जल्दी से देखते हैं। मेरा मतलब है यहाँ कुछ शीर्षक हैं। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक डार्विनवादी नस्लवादी यूजेनिसिस्ट। यही पहली चीज है जो गूगल पर आती है। यहाँ आर्थिक शिक्षा के लिए फाउंडेशन है। वुडरो विल्सन, जिसे प्रगतिशील कहा जाता है, एक समर्पित नस्लवादी था। वॉशिंगटन पोस्ट, वे उदारवादी जिन्होंने यूजेनिक्स को पसंद किया। वुडरो विल्सन ने यूजेनिक्स के विज्ञान का समर्थन किया। आप देख सकते हैं कि मैं इस पर कहां जा रहा हूं। ये वही लोग हैं जिनका केंद्रीय योजना का दृष्टिकोण है, जो कि मूल रूप से है, मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सिर्फ तुमसे बेहतर नहीं हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तुम हर एक तरीके से हीन हो, और इसलिए यह मेरा भगवान द्वारा दिया गया अधिकार है कि मैं न केवल तुमसे सारी शक्ति छीन लूं और तुम्हें प्रभावी रूप से एक विषय बना दूं, बल्कि यह भी मेरा भगवान द्वारा दिया गया अधिकार है कि अगर मुझे लगता है कि तुम बहुत सारे संसाधनों का उपभोग कर रहे हो, तो मैं तुम्हें पृथ्वी से समाप्त कर दूं, क्योंकि हमें उन संसाधनों को श्रेष्ठ लोगों के लिए बचाना है। हमें उन दुर्लभ संसाधनों के उपभोग को रोकने की आवश्यकता है जो हीन लोगों द्वारा किया जा रहा है। यह केंद्रीय योजना का आधार है, यह तानाशाही का आधार है, और इसका वैज्ञानिक रूप बस यूजेनिक्स है। तो अगर तुम्हारे पास यह विश्व दृष्टि है कि तुम और तुम्हारे आसपास के लोग श्रेष्ठ हैं, तो निश्चित रूप से तुम सेंसरशिप के पक्ष में होगे, और निश्चित रूप से तुम सोचोगे कि विचारों का मुक्त बाजार एक बुरी चीज है, जो बिल्कुल वही स्थिति है कि वुडरो विल्सन ने किया। लेख पर लौटते हुए, सेंसरशिप का उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जब कांग्रेस ने जासूसी अधिनियम को लागू किया। यह कानून पहले संशोधन के लिए एक सीधा खतरा था, क्योंकि यह किसी भी ऐसे कार्य को अपराधी बना देता था जो विद्रोह को भड़काने या सैनिकों की भर्ती में बाधा डाल सकता था। सतही रूप से एक सामान्य व्यक्ति जिसने वास्तव में इतिहास का अध्ययन नहीं किया हो सकता है, वे नहीं समझेंगे कि कितना फिसलन भरा ढलान था। यह कानून व्यक्तिगत अधिकारों को पूरी तरह से कुचलने, नष्ट करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त पोस्टमास्टर जनरल को उन संचार के रूपों को सेंसर करने का अधिकार दिया गया जो अमेरिकी कानूनों के खिलाफ प्रतिरोध का समर्थन करते थे। यूजीन डेब्स, एक प्रमुख श्रमिक नेता और समाजवादी राजनीतिक व्यक्ति, को 1918 में सिडेशन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया, जिसने जासूसी अधिनियम का विस्तार किया। जिसने, सही है, जासूसी अधिनियम का विस्तार किया। उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई क्योंकि उन्होंने, इसे सुनो, युद्ध विरोधी भाषण दिया जो सरकार की विश्व युद्ध आय के प्रबंधन की आलोचना करता था। धन्यवाद वुडरो विल्सन, अच्छा काम। मैं एक यूजेनिसिस्ट से और कुछ नहीं की उम्मीद करूंगा। और फिर यह हुआ, और विडंबना यह है कि लोग, अमेरिकी जनता सोचती है कि वुडरो विल्सन एक महान व्यक्ति, महान राष्ट्रपति थे। जैसे, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यह आदमी हमारे समाज का कचरा था। और फिर विडंबना यह है कि अगर आप अमेरिकी जनता से वॉरेन हार्डिंग के बारे में पूछते हैं तो वे कहते हैं, ओह वह भयानक था, उसने कुछ नहीं किया। खैर, उसने एक चीज की, और यह वह पहली चीजों में से एक थी जो उसने की थी। उसने अपनी सजा को कम किया। इसे क्या कहते हैं? उन्होंने प्रभावी रूप से माफी दी, जैसा कि मैं समझता हूं।
वॉरेन हार्डिंग ने यूजीन डेब्स को माफी दी और उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति दी, क्योंकि हार्डिंग जानता था कि यह न केवल अमोरल था बल्कि यह अमेरिकी विरोधी भी था कि वह यूजीन डेब्स, चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें, जो भी हो, उसके पास अधिकार था, खासकर एक राजनेता के रूप में, भगवान के लिए जो कुछ भी कहना चाहता था, यह परवाह किए बिना कि वह किसके खिलाफ असहमति रखता था। जिस तरह से यूजेनिसिस्टों ने विश्व युद्ध आई को संभाला, और वैसे यह बहुत बहुत संदिग्ध है। चलिए कहते हैं कि माल्थुसियनिज्म के एक प्रमुख घटक यह है कि हमें युद्धों की आवश्यकता है, हमें अकाल की आवश्यकता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, और हालांकि आप जानते हैं ये थोड़े समय में बुरा लगता है, लेकिन लंबे समय में ये शानदार है, क्योंकि ये झुंड को पतला करता है ना? और आप किसे अग्रिम पंक्तियों में भेज रहे हैं? वैसे क्या आप केंद्रीय योजनाकारों और तानाशाहों को भेज रहे हैं? क्या आप श्रेष्ठ लोगों को भेज रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप निम्न वर्गों को भेज रहे हैं, आप जन सामान्य को भेज रहे हैं, आप निम्न लोगों को भेज रहे हैं। और यह संयोग से बहुत सुविधाजनक है कि उन लोगों में सभी खराब जीन हैं, उनके पास निम्न जीन हैं, और हम उन्हें बस अग्रिम पंक्तियों में भेज रहे हैं ताकि वे मारे जाएं। जहां सभी अच्छे जीन वाले लोग घर पर शैंपेन पी रहे हैं, फाइल मिग्नन और कैवियार खा रहे हैं। यह आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है और कहता है, मुझे आश्चर्य है कि युद्ध की असली प्रेरणा क्या थी। क्या यह स्वतंत्रता, आजादी, संविधान की रक्षा थी, या यह झुंड को पतला करना था? मैं आपको निर्णय लेने दूंगा। लाल आतंक। तो मैकार्थिज्म, सेनेटर जोन्स मैकार्थी द्वारा नेतृत्व किया गया देश कम्युनिस्ट घुसपैठ के डर और संदेह से ग्रस्त था। इसके परिणाम स्वरूप नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन किया गया। और यहां एक और उदाहरण है जहां वे लोग जो स्वतंत्र भाषण के लिए खड़े हो रहे थे, या इस मामले में अपने विचारों के लिए सताए जा रहे थे, अब वही लोग हैं जो दूसरों को भिन्न विचार रखने के लिए सताने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे आज दूसरों से भिन्न विचार बार बार सही साबित हुए हैं। जैसे मैं कहता हूं, आज का सच कल की गलत जानकारी आज का सच है। लेख पर वापस आते हैं। दूसरे लाल आतंक के दौरान सेंसरशिप के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक हॉलीवुड की कुख्यात ब्लैकलिस्ट का निर्माण था। क्या आज यह अलग है? मेरा मतलब है, हमारे पास शाब्दिक रूप से एक ब्लैकलिस्ट नहीं है, लेकिन या हमारे पास स्पष्ट रूप से एक ब्लैकलिस्ट नहीं है, लेकिन निहित रूप से क्या नहीं है। मेरा मतलब है, हॉलीवुड में किसी से पूछिए जो हॉलीवुड में काम करता है, क्या उन्हें ट्रंप का समर्थक बनने की अनुमति है? और अगर वे कमला हैरिस और केंद्रीय योजनाकारों के लिए वोट नहीं देने वाले किसी के रूप में बाहर आते हैं, तो उन्हें आगे कितनी नौकरियां मिलेंगी? वे खत्म हो गए हैं, वे खत्म हो गए हैं। और मुझे पता है कि मैं यहाँ एक मृत घोड़े को मारता रहूंगा, लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूँ कि आप लोग इन उदाहरणों के माध्यम से जाएं और बस अपने आप से पूछें, क्योंकि मुझे यकीन है कि बहुत से लोग जो इतिहास का अध्ययन नहीं करते सोचते हैं कि उन्हें लाभ देखने के लिए मनाया जा सकता है। सेंसरशिप में जब आप पीछे जाकर इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने आप से पूछते हैं, रुकिए एरिक, ठीक है, मैं उनके तर्क को समझता हूं, लेकिन वाह, हमारे पास इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि 100% समय जो लोग इसके पक्ष में थे, यहां उनकी लाइन का उपयोग करें, क्योंकि यह शानदार था। जो नागरिक स्वतंत्रताओं पर पैर रख रहे थे, हमेशा बुरे लोग साबित हुए और हमेशा इतिहास के गलत पक्ष पर रहे। इसलिए संदिग्ध कम्युनिस्ट सहानुभूतियों को सुनियोजित काली सूची में डाल दिया गया, जिससे उनके करियर का प्रभावी रूप से अंत हो गया। इस डर और धमकी के माहौल ने कई फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और लेखकों को प्रचलित विरोधी कम्युनिस्ट भावनाओं के अनुसार ढलने या चुप रहने के लिए मजबूर किया, जिससे रचनात्मक अभिव्यक्ति और स्वतंत्र विचारों को दबा दिया गया।
और पसंद कि वे यहाँ जलवायु शब्द का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि बिल्कुल वही होगा अगर आप कहते जलवायु परिवर्तन चीज, लेकिन नहीं पता। शायद यह दुनिया की आधी जनसंख्या को मारने के लायक नहीं है, सिर्फ लोगों को रोकने के लिए या सिर्फ समुद्र को 0.5 से बढ़ने से रोकने के लिए। डिग्री या कुछ ऐसा। और आपको बिल्कुल वही व्यवहार मिलता है ना? आपको डराया जाएगा, आपको खुद को चुप कराना होगा, आपको 500 बार माफी मांगनी होगी। बस अपने चारों ओर के सभी लोगों से यह मौखिक फटकार सहे कि आप कितने बुरे व्यक्ति हैं क्योंकि आप मानते हैं कि केवल दो लिंग हैं। इसे देखिए। यह एक ऐसा था जिसे मैंने बेहद गहरा पाया। शैक्षणिक क्षेत्र ने दूसरे लाल डर के दौरान भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया। प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के कर्मचारी अधीन थे। वफादारी की शपथ, वफादारी की शपथ और उनके राजनीतिक विश्वासों की जांच के अधीन। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो यह क्या था? आपके ट्विटर फीड या आपके ट्विटर प्रोफाइल पर झंडा लगाना या जो भी था, वह एक वफादारी की शपथ थी। वास्तव में चौंकाने वाली बात यह है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, आपको पता है, जिन्हें खड़ा होना है और कहना है, ओह बस। आपको पता हो, मैं यह बहुत बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे ट्विटर फीड पर यह प्रतीक है जो दिखा रहा है कि मैं नस्लवादी नहीं हूं, या यह दिखा रहा है कि मैं यूक्रेन के लिए खड़ा हूं। आपके पास यह सब है। आज प्रभावी रूप से गुणात्मक संकेत देना, और यह बिल्कुल वही बकवास है जो हमने देखा, बस आज के सप्ताह के स्वाद के बजाय। तब यह साम्यवाद था, वह बोगी मैन था। अब हम जिम क्रो युग में भाषण की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। एक प्रमुख उदाहरण स्वतंत्रता सवार हैं। मैंने इन लोगों के बारे में कभी नहीं सुना था। मुझे लेख के इस भाग का वास्तव में आनंद आया। एक प्रमुख उदाहरण फिर से स्वतंत्रता सवार हैं, जो एक समूह के कार्यकर्ता हैं जो अंतर्राज्यीय बसों और बस टर्मिनलों में जातीय विभाजन को चुनौती देने का लक्ष्य रखते हैं। जब मैंने स्वतंत्रता सवारों, ट्रक चालकों, कनाडाई ट्रक चालकों और अल्बामा राज्य सरकार के गवर्नर जॉन को देखा तो मेरे मन में जो पहला विचार आया, मैल्कम पीटरसन ने स्वतंत्रता सवारों को राज्य में प्रवेश करने और उनकी गतिविधियों को बाधित करने से रोकने के लिए प्रयास किए। इस विषय को उजागर करना चाहिए था। वापस चलते हैं। स्वतंत्रता सवार, जिनमें अफ्रीकी अमेरिकी और सफेद कार्यकर्ता दोनों शामिल थे, मई 1961 में गहरे दक्षिण के माध्यम से अपनी यात्रा के हिस्से अल्बामा गए। ट्रक चालकों, कनाडाई ट्रक चालकों, उनके आगमन पर उन्हें श्वेत श्रेष्ठतावादियों से हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा। खैर, कनाडाई ट्रक चालकों को केंद्रीय योजनाकारों, खुद जस्टिन ट्रूडो से विरोध का सामना करना पड़ा, जो इस गवर्नर जॉन मेल्कम पीटरसन का 1960 के दशक का संस्करण होगा। हम जॉन को जस्टिन ट्रूडो के लिए जस्टिन भी कह सकते हैं। उन्होंने वही किया। उन्हें हिंसक विरोध, श्वेत श्रेष्ठतावादियों से सामना और स्थानीय अधिकारियों से प्रतिरोध मिला। अल्बामा राज्य सरकार ने जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में स्वतंत्रता सवारों को राज्य में प्रवेश करने और उनकी गतिविधियों को बाधित करने से रोकने के लिए प्रयास किए। विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र भाषण, और आप लोग जानते हैं कि यह पूरी तरह से उलट गया है। विश्वविद्यालयों के संदर्भ में स्वतंत्र भाषण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां ज्ञान की खोज, आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक विकास सर्वोपरि हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे हम इस विपरीत दुनिया में रहते हैं। यह उस सुपरमैन एपिसोड की तरह है जहां एक समानांतर ब्रह्मांड से सुपरमैन था जो वास्तव में एक बुरा आदमी था। वह यही हम आज जी रहे हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और कॉलेज परिसरों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के गढ़ होना चाहिए। एक ऐसा वातावरण विकसित करना जहां विविध विचार, न कि एक रूप विचार, फल फूल सकें और छात्र मजबूत बहस में भाग ले सकें और अपनी पूर्व धारणाओं को चुनौती दे सकें और अपने बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करें। यह मेरे लिए अच्छा लगता है। फिर से स्वतंत्र भाषण इसका समाधान है।
मजबूत बहस और आलोचनात्मक सोच के वातावरण को बढ़ावा देने के बजाय सेंसरशिप बौद्धिक संवाद पर एक ठंडा प्रभाव डालती है। यह एक समानता का माहौल पैदा करती है। यह अजीब नहीं है। जहां व्यक्ति प्रतिशोध के डर या राजनीतिक रूप से गलत ठहराए जाने के डर से अपनी राय व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं और यहां वे वास्तव में आज के घटनाक्रम का संदर्भ देते हैं, अगर आप इसे ऐसा कहना चाहें। कैटो सर्वेक्षण में पाया कि 62% अमेरिकियों ने कहा कि वे राजनीतिक विचार साझा करने से डरते हैं। कैंपस पर स्वतंत्र भाषण के खिलाफ हमलों को अक्सर सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी स्थान बनाने की आवश्यकता के आधार पर उचित ठहराया जाता है। सेंसरशिप के पक्षधर तर्क करते हैं कि कुछ विचार या अभिव्यक्ति के रूप हानिकारक हो सकते हैं। बिल्कुल वही तर्क जो उपनिवेशों, जो प्यूरिटेन परंपरा थी, ने अमेरिकी क्रांति से पहले किया होगा। बिल्कुल वही तर्क जो सभी श्वेत वर्चस्ववादी MLK जूनियर को सेंसर करने के लिए करेंगे। बिल्कुल वही तर्क जो वुड्रो विल्सन यूजीन डेब्स के खिलाफ करेंगे। बिल्कुल वही तर्क जो राजनीतिज या केंद्रीय योजनाकार वियतनाम युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ करेंगे। बिल्कुल वही तर्क जो जस्टिन ट्रूडो ने ट्रक चालकों के खिलाफ किया और बिल्कुल वही तर्क जो उनके कू क्लक्स क्लान समकक्ष जो अल्बामा में था ने 1961 में किया। क्या आप कह सकते हैं कि यह इतिहास के गलत पक्ष पर है? स्वतंत्र भाषण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्वतंत्र भाषण एक स्वतंत्र समाज की जीवन रेखा के रूप में उभरता है, एक मौलिक स्तंभ जिसे हमें दृढ़ता से बचाना चाहिए। यह विचारों के खुले आदान प्रदान के माध्यम से है, यहां तक कि उन विचारों के साथ भी जिनसे हम जोरदार असहमत हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र भाषण का आधार कानून के माध्यम से बुरे विचारों वाले लोगों की रक्षा करना है। यह नफरत भरे भाषण की रक्षा करने के लिए है। यह उन लोगों की रक्षा करने के लिए है जिनसे आप असहमत हैं। स्वतंत्र भाषण का मतलब यह नहीं है कि हमें हर किसी को जो चाहें कहने की अनुमति देनी चाहिए, जब तक वे मुख्य धारा की कथा, यूजेनिसिस्ट, माल्थुसियन, अधिनायकवादी और केंद्रीय योजनाकारों के साथ सहमत हैं। यह स्वतंत्र भाषण का मतलब नहीं है। यह प्रगति को बढ़ावा देता है, दमनकारी प्रणालियों को चुनौती देता है और हमारी स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। विचारों का बाजार इस धारणा पर फलता फूलता है कि बुरे विचारों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका सेंसरशिप के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रदर्शन, बहस और तर्कसंगत संवाद के माध्यम से है। यही कारण है कि मैं एक मुद्दे पर वोट देने वाला मतदाता हूं, और यही कारण है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे रहा हूं, हालांकि मुझे वास्तव में वह पसंद नहीं है। क्योंकि अगर वह सेंसरशिप के लिए खड़ा होने जा रहा है या ऐसा करने का तरीका अपनाता है जो दूसरी तरफ से बेहतर है, जो खुले तौर पर सेंसरशिप का समर्थन कर रहा है, तो यह वास्तव में एक निर्णय नहीं है। यह आसान है। यह एक स्पष्ट बात है। मैं स्वतंत्र भाषण के लिए खड़ा होने जा रहा हूं क्योंकि अंत में आप जानते हैं कि आप इतिहास के सही पक्ष पर होंगे। आप जानते हैं कि आप सही बुरे लोगों का मुकाबला कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि यह नैतिक स्थिति है। और जैसे बिटकॉइनर्स कहते हैं, जो भी चीजें आपको आज चिंता में डाल रही हैं, और इसके लिए चिंतित होना बहुत कुछ है, स्वतंत्र भाषण इसका समाधान करता है। ठीक है दोस्तों, अपने दिन का आनंद लें। मैं आमतौर पर यह नहीं कहता, लेकिन सुरक्षित रहें, खासकर अगर आप पोर्टलैंड, सिएटल या न्यूयॉर्क में रहते हैं या इनमें से किसी भी जगह पर। और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।